राधिका के चेहरे पर आंसू भी थे और मुस्कुराहट भी। ना तो आंसू रुकते थे और ना ही राधिका की खुशी कम होती दिख रही थी। सातवें आसमान पर चलना क्या होता है, ये कोई 45 वर्षीय राधिका से पूछे। उसके मोबाइल पर बधाई संदेश लगातार आ रहे थे और उसके फ्लैट में पड़ोसियों का आना जाना जारी था। ये बात अलग थी कि उनमें बहुत से पड़ोसियों को राधिका पहली बार देख रही थी। राधिका अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि कोई भी आने वाला बिना मुंह मीठा किए उसके घर से ना जाए, क्योंकि राधिका के पापा कहा करते थे कि जब घर में कुछ शुभ हो तो हर आने वाले का मुंह मीठा जरूर कराना चाहिए। शुभ तो घटा ही था राधिका के जीवन में। राधिका की बेटी अमाया ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। राधिका के जीवन में इससे पहले कुछ अच्छा हुआ हो ऐसा तो याद नहीं आता उसे, इसीलिए तो जी भरकर खुश भी नहीं हो पा रही है। उसकी खुशी में एक सहमापन है, कहीं कोई उससे उसकी खुशी छीन ना ले, इसीलिए बड़ा नाप तौल कर अपनी प्रसन्नता को जाहिर कर रही है। राधिका का साथ और दिशा निर्देश तो था ही, पर अमाया ने अपनी कठोर मेहनत और लगन के चलते ये मुकाम हासिल किया था। शाम हो चली थी, दिन भर मीडिया के इंटरव्यू हुए थे और रिश्तेदारों के फ़ोन के जवाब देते देते राधिका को थकान होना तो लाजिम ही था। पर मोबाइल स्क्रीन पर एकलव्य का फ़ोन आता देखकर राधिका की सारी थकान गायब हो गई। बिजली की गति से उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। बधाई हो राधिका, अब तुम एक कुशल माली बन गई हो। अब तो तुम्हारी बगिया में पुष्प भी पल्लवित होने लगे हैं। एकलव्य की सधी और गंभीर आवाज़ थी वो। आवाज़ में प्रेम और प्रसन्नता का मिश्रण भी था। एकलव्य की आवाज़ सुनकर राधिका ने आंखें बंद कर ली, कुछ बोल ना सकी। उसके हाथ थरथरा कर रह जाते थे। बहुत कोशिश करके सिर्फ इतना कह सकी, फूल मेरी बगिया का है, घास फूस भले ही मैंने हटाई है, पर एक पौधे को खाद पानी और जिस पोषण की आवश्यकता होती है वो तो उसे तुम्ही ने दिया है एकलव्य। ये बहुत धीमी आवाज़ थी राधिका की। कुछ देर तक दोनों बिना कुछ बोले ही एक दूसरे से फोन लाइन के जरिए जुड़े रहे। एकलव्य ने इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा कि वो आवश्यक कार्य से बेंगलोर जा रहा है, आते ही मिलने आएगा। एकलव्य का फ़ोन कट चुका था। राधिका ने देखा कि अमाया अब भी कागजों में सिर झुकाए कुछ कर रही है। अब तो बस कर, आ जा, रात हो चली है। माँ की आवाज़ सुनकर अमाया ने अभी आ रही हूँ कहकर बात को टाल दिया और फिर अपने कागजों में व्यस्त हो गई। राधिका बिस्तर पर लेट गई थी। उसके कानों में पड़ोसियों के स्वर गूंज रहे थे। कोई कह रहा था, इतनी काबिल लड़की का रिश्ता तो खुद लड़के वाले मांगने आएंगे। तो किसी की आवाज़ आई, अरे अब समाज बदल चुका है, टॉपर लड़की की जाति मायने नहीं रखती। समाज समाज कभी नहीं बदलता, वो तो बना रहता है निर्दयी और मौका परस्त। ये समाज अपने अनुसार सारे नियम गढ़ता है और अपनी तरीके से ही उन्हें परिभाषित करता आया है। यही समाज तो तब भी था जब राधिका की 22 साल की उम्र थी, विश्वविद्यालय से एमए कर रही थी और आगे चलकर अपने माता पिता की तरह एक प्रोफेसर बनना चाहती थी। राधिका का अतीत बहुत कठोर था, वो उसे कभी नहीं याद करती थी, पर आज ना चाहते हुए भी वो अतीत की लहरों में गोते लगाने लगी थी। उस लड़के से राधिका की मुलाकात कॉलेज कैंपस में हुई थी। एकलव्य शुक्ला नाम था उसका।
सामान्य सा दिखने वाला एकलव्य फाइन आर्ट की पढ़ाई कर रहा था। कला में उसकी गहरी रुचि थी। उसकी यही रुचि अपने को और भी तब दिखाई देती जब विश्वविद्यालय में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होना होता। स्टेज की सजावट से लेकर मुख्य द्वार तक सारी सजावट का जिम्मा एकलव्य के कंधों पर ही तो होता था। और एकलव्य को तो जैसे जिम्मेदारियां ओढ़ने व उन्हें निभाने में आनंद आता था। वो बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभाता। इसीलिए सभी प्रोफेसर और लड़कियां उसे बहुत पसंद करते थे। राधिका को लेखन का शौक तो था और वो किताबों और समाचार पत्रों में आर्टिकल्स आदि लिखा भी करती थी, पर उसे मूर्ति या चित्रकला में अधिक रुचि नहीं थी। पता नहीं अब इस पत्थर की मूर्ति में क्या अच्छा लगता है लोगों को। ना तो इसका कहीं सिर है और ना ही पैर, बस लोग अपने को अलग और मॉडर्न दिखाने को कुछ भी पसंद करते हैं। कागज पर किसी भी तरह के फैले हुए रंग को पेंटिंग कहने लगते हैं। राधिका ने कैंपस के बीचों बीच एक मूर्ति को देखते हुए कहा तो पीछे खड़ा हुआ एकलव्य हंस पड़ा था और हंसकर खुद ही मूर्ति कला की विशेषताएं राधिका को बताने लगा था। राधिका एकलव्य के हाव भाव को बड़े ही गौर से देख रही थी। कितनी लगन और सच्चाई दिख रही थी एकलव्य की बातों में, जैसे मूर्तिकला के बारे में सब कुछ उसे आज ही बता देना चाहता हो। ये पहली मुलाकात थी उन दोनों की। राधिका इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकी थी। एक दिन राधिका अपनी सहेलियों के साथ टैगोर लाइब्रेरी के बाहर वाले लॉन में घास पर बैठी हुई नाश्ता कर रही थी कि अचानक से वहां पर एकलव्य पहुंच गया और बड़ी ही बेपरवाही से राधिका के टिफिन से एक निवाला निकाल कर खाने लगा। ये देखकर राधिका बुरी तरह चौंक गई, क्योंकि वो जाति से लोहार थी जबकि एकलव्य ब्राह्मण था। पर एकलव्य को उसकी जाति से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि वो तो राधिका से सच्चा प्रेम कर बैठा था और सच्चा प्रेम कभी जाति धर्म नहीं देखता। ये सब देखने और जातियों के बाबत निर्णय देने के लिए समाज तो है ही। एकलव्य की इसी अंदाज से राधिका को और भी आकर्षित कर लिया था। उनकी इस पसंद को प्रेम में बदलते देर नहीं लगी और अन्य प्रेमियों की तरह एकलव्य और राधिका को भी अपने प्रेम को विवाह में बदलने की शीघ्रता होने लगी। पर उन्हें पता था कि उनके बीच आर्थिक और जातीय मान्यताओं को मानने वाला रूढ़िवादी समाज का अभेद किला है, जिसे गिराना आसान नहीं होगा। और इसी समाज की दुहाई एकलव्य के पिताजी ने उसे दी और दोनों परिवारों के बीच का आर्थिक अंतर भी समझाया। जाति की लोहार राधिका से शादी करने को मना कर दिया। एकलव्य के पिता का कपड़े का कारोबार था और एकलव्य अभी आर्थिक रूप से स्वतंत्र ना था, इसीलिए पिताजी का विरोध नहीं कर सका। अपने ही प्रेम का डैम तोड़ते हुए देखा था उसने। राधिका के पिताजी रिटायर हो चुके थे और जल्द से जल्द बेटी की जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने राधिका पर शादी करने का दबाव डाला। आज शायद राधिका की माँ जिंदा होती तो अपने मन का दुख वो उनसे कह लेती, पर पिताजी से वो अपने प्रेम के बारे में क्या कहे। राधिका जान चुकी थी कि वो एक लोहार परिवार से होने के नाते ब्राह्मण परिवार की बहू तो नहीं बन सकती, इसीलिए अनमने मन से ही सही, पर उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। आज एकलव्य और राधिका ने आखिरी मुलाकात की, जिसे सबसे अधिक चाहा जाए जब वो ही हासिल ना हो तो जीने से क्या लाभ। निराश थी राधिका। एकलव्य भी टूटा हुआ था, पर वो जानता था कि उसे कमज़ोर नहीं पड़ना है, नहीं तो राधिका और टूट जाएगी। इसीलिए उसने राधिका को समझाने का प्रयास किया।
और उस पर भले ही इमोशंस हावी थे, पर वो भी जीवन की सच्चाई जानती तो थी ही। इसीलिए उन दोनों ने मुस्कुराकर भारी मन से विदा ली। जाते समय एकलव्य ने कहा कि चूंकि तुम उसके पिता का बिजनेस इसी शहर में है, इसीलिए जब भी वो मायके आए तब उससे मुलाकात जरूर करे। पर राधिका ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। अब तुम मेरे हृदय की धड़कन बन चुके हो, जो हर पल हमारे शरीर में रहती है, पर धड़कन से प्रत्यक्ष मिलना नहीं हो पाता। और वैसे भी मुझे भारतीय नारी के पतिव्रत धर्म का पालन भी तो करना है, इसीलिए शादी के बाद तुमसे मिलना ठीक नहीं होगा। ये बात कठोर जरूर थी, पर राधिका ने जानबूझकर ऐसे नाटकीय अंदाज में कही कि माहौल हल्का फुल्का हो गया। राधिका ने एकलव्य के सामने ही उसका मोबाइल नंबर भी डिलीट कर दिया। राधिका का विवाह हो गया। वो पिताजी को अकेला छोड़ आई। राधिका अधीर हो रही थी, पर पिताजी की शिक्षाओं ने ही उसे धैर्य रखना सिखाया था। राधिका के पति राम एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे और अच्छी सैलरी के चलते अच्छा लाइफ स्टाइल था उनका। प्रकृति स्त्रियों को सहज ही हर माहौल को स्वीकारने और उसमें ढलने का स्वभाव देती है। शादी के 2 साल बीत गए थे, पर इन 2 सालों में राधिका एकलव्य को भूल नहीं पाई थी। भला धड़कन को हृदय से निकाल देने पर तो जो भी बचेगा वो तो मृत ही होगा ना। राधिका भी धीरे धीरे ससुराल में खुश रहने का प्रयास कर रही थी। राम भी राधिका की हर बात का ध्यान रखते और समय मिलने पर ढेरों बातें करते। और राम की खुशी अपने चरम पर पहुंच गई थी जब उसे ये पता चला कि राधिका गर्भवती है। मैं पढ़ाई लिखाई करके भी सरकारी नौकरी नहीं पा सका, पर अपने होने वाले बच्चे को इस काबिल बनाऊंगा कि वो एक सरकारी नौकरी जरूर कर सके। राधिका ने एक बेटी को जन्म दिया। राम और उनके माता पिता ने नन्ही बिटिया का खुले मन से स्वागत किया और परिवार में ढेरों खुशियां छा गईं। जीवन का कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, वो तो चलता है समुद्र की लहरों की तरह, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी शांत होकर तो कभी शोर मचाता हुआ। और एक ऐसा ही भयानक शोर राधिका के जीवन में तब आया जब राम की रोड दुर्घटना में मौत हो गई। राधिका के लिए इससे अधिक दुख की बात क्या हो सकती थी। उसके सामने अभी पूरा जीवन पड़ा हुआ था और 6 साल की नन्ही बेटी की सारी जिम्मेदारी थी। राम की 13वीं होते ही राधिका के सास ससुर का रंग ही बदल गया। वे सास ससुर जो राम के जीवित रहते राधिका का कितना ध्यान रखते थे, वे उसके जाते ही कठोर और निर्मम व्यवहार करने लगे और राम की मौत का जिम्मेदार राधिका व उसकी बेटी को बताने लगे। राधिका ने जली कटी बातों को सुना और सहा भी, पर अब सास ससुर का जुल्म और बढ़ चला था, क्योंकि ताने सिर्फ राधिका को ही नहीं बल्कि उसकी बेटी को भी दिए जा रहे थे और बेटी पर कोई भी आरोप सहन नहीं हुआ। राधिका को उसने अपने पापा से बात की और अपना सामान लेकर मायके चली आई। पिताजी रिटायर हो चले थे, इसीलिए राधिका को 3 लोगों का खर्च उठाने के लिए सोचना था। इसीलिए उसने कलम उठाई और लिखना शुरू किया। आर्टिकल्स, कहानियाँ प्रकाशित भी हुए, पर जितना पेमेंट मिला उतना इस महंगाई के दौर में बहुत कम साबित हुआ। और फिर बेटी के पालन पोषण का बोझ, इसीलिए राधिका एक कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ाने लगी। जब वहाँ से समय मिलता तो घर जा जाकर ट्यूशन भी देती। बेटी अमाया का स्कूल में दाखिले का समय आ गया था। उसका अच्छे स्कूल में दाखिला और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी बखूबी निभाए जा रही थी राधिका।
अब राधिका के जीवन में भयानक लहरें तो ना थी, पर उनमें एक खामोशी थी। पर एक अज्ञात भय हमेशा ही बना रहता था, और इस भय के साथ ही तो अब राधिका को जीना था। वो भय एक दिन जीवंत रूप में फिर से राधिका के सामने आ खड़ा होगा, ये उसने कभी नहीं सोचा था। वो कोई और नहीं बल्कि एकलव्य ही था, जो राधिका की सुनी मांग देखकर चकित रह गया था। बहुत कुछ कहना चाहा पर कह न सका। राधिका का मन भी एकलव्य को देखकर पूरी तरह भीग गया था। मॉल में कितनी गहमा गहमी थी, पर वे दोनों भीड़ में भी एक दूसरे से मौन संवाद कर रहे थे, और एकलव्य कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल अपने आप से ही किए जा रहा था। वे एक रोड एक्सीडेंट में गला रूंध गया था राधिका का। एकलव्य ने बेटी को पुचकारा। कुछ समझ ना आता देख राधिका मॉल से बाहर जाने लगी, पर नन्ही अमाया अभी और घूमना चाहती थी। शायद एकलव्य भी यही चाह रहा था कि राधिका से कुछ और बातें कर सके, पर राधिका बाहर की ओर निकल गई। एक विधवा के मन में किसी दूसरे पुरुष का ध्यान भी नहीं आना चाहिए। समाज की बनाई हुई इसी मान्यता के नाते अपने आप को दोषी मान रही थी राधिका, पर उसके मन में तो एकलव्य को कभी अलग माना ही नहीं था। तो फिर उसका ख्याल आने में भला क्या दोष। मॉल में हुई मुलाकात के ठीक 10 दिनों बाद एकलव्य राधिका के घर आ पहुंचा। अमाया के लिए कुछ गिफ्ट और चॉकलेट लेकर आया था वो, और राधिका व उसके पिता के सामने ही सीधे तरीके से उसने अपनी बात रख दी। मैंने अभी तक विवाह नहीं किया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बाकी का जीवन जीने को तैयार हूँ। एकलव्य ने इतना कहकर लंबी सांस ली थी, मानो कोई बोझ उतार दिया हो उसने। एक विधवा लड़की के पिता के लिए यह प्रस्ताव काफी सुकून देने वाला था, पर राधिका ने किसी भी प्रकार के रिश्ते को अपनाने से इनकार कर दिया। उसके मुताबिक वो इतना आराम से कमा लेती है कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा सके और अपने पिता का ध्यान रख सके। एकलव्य ने सोचा था कि एक बच्चे वाली विधवा उससे शादी के लिए सहर्ष राजी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। एकलव्य इस बात से आहत नहीं हुआ, बल्कि राधिका के लिए उसके मन में प्यार और गहरा हो गया। कम से कम मेरी पुरानी दोस्ती को ध्यान में रखते हुए अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, कभी कभी बात कर लूँगा। सकुचाते हुए राधिका से नंबर मांग लिया था एकलव्य ने। 4 दिनों बाद ही राधिका के मोबाइल पर एकलव्य का फ़ोन आया। एकलव्य ने कहा कि उसके एक दोस्त जो थिएटर में नाटकों का मंचन करते हैं, उन्हें हमेशा ही नई स्क्रिप्ट की आवश्यकता होती है। अगर राधिका कुछ अच्छी कहानियाँ लिख दिया करे तो उसके बदले में उसे अच्छे पैसे मिल जाया करेंगे। एकलव्य का उसके जीवन में इस तरह से बहुत ज़्यादा दखल राधिका को थोड़ा असहज जरूर कर रहा था, पर स्क्रिप्ट लिखने में उसे कुछ बुराई नज़र नहीं आई। इसीलिए उसने हाँ कर दी और नए ढंग की कहानियाँ लिखने पर काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे आर्थिक हालात अब अच्छे हो चले थे। इस बीच एकलव्य अप्रत्यक्ष रूप से हर संभव मदद करने की कोशिश करता। मसलन राधिका के मकान के निचले तल को किराए पर देने में उसका योगदान रहा था, और अमाया की पढ़ाई संबंधी हर सहायता करता। अमाया भी एकलव्य से खूब लगाव रखती थी। अमाया अब इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर चुकी थी और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कोचिंग करना चाहती थी। एकलव्य ने अपने पैसों से ही अमाया का दाखिला सबसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में करा दिया, और जब राधिका ने फीस लेने से मना किया तो एकलव्य ने झूठ बोल दिया कि फीस की कोई बात नहीं है,
अपने एक दोस्त का ही कोचिंग इंस्टीट्यूट है। एकलव्य का एक विधवा के घर आना जाना मोहल्ले वालों को अखर तो रहा था, कानाफूसी भी जारी थी। पर अब राधिका और एकलव्य को इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि उन दोनों के बीच युवावस्था का प्रेम अब और भी प्रौढ़ हो चुका था, जिसमें शारीरिक आकर्षण से ज़्यादा मन की सुंदरता को महत्व दिया जाता है। अतीत को सोचते सोचते राधिका कब सो गई, वो जान नहीं सकी। अगले दिन थोड़ी देर से जागी तो अमाया घर में नहीं थी, शायद पापा के साथ घूमने गई होगी। बुदबुदाई थी राधिका, मम्मा राजश्री के घर आई हूँ, कुछ ही समय में घर पहुँचती हूँ। फ़ोन कर दिया था अमाया ने। घर के कामकाज में व्यस्त हो गई थी राधिका। ठीक 9 बजे कॉल बेल बजी तो राधिका ने दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने उसके पापा एकलव्य और अमाया खड़े थे। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी। वे तीनों अंदर आकर सोफे पर बैठ गए। एकलव्य के हाथ में एक मूर्ति थी। एकलव्य ने उस पर ओढ़ाया हुआ कपड़ा हटाया तो राधिका ने देखा कि वो एक स्त्री की मूर्ति थी। लो राधिका, इस मूर्ति के पैर भी हैं, मुंह भी, और चेहरे में नाक कान आंखें भी हैं। राधिका के चेहरे से मिलता जुलता चेहरा था उस मूर्ति का। राधिका को समझते देर नहीं लगी कि ये उसी की मूर्ति है। सुंदर तो लगी होगी, पर अभी इस मूर्ति में एक कमी है। एकलव्य ने ये कहते हुए डब्बी से एक चुटकी सिंदूर निकालकर मूर्ति के बालों के बीच की सुनी मांग में भर दिया। राधिका ने पलकें झुका ली। उसके चेहरे पर गुलाबी आभा थी। अमाया खुशी से तालियां बजा रही थी। राधिका के पापा के हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठ गए थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।